हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित टेक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस सिंपल सी सर्किट के माध्यम से पावर प्लांट को समझने वाले हैं। तो इस पावर प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 कोल, नंबर 2 वाटर एंड नंबर 3 एयर, जो कि सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो जो कोल है वो कोल स्टोरेज प्लांट में अवेलेबल है, जहाँ से वो कोल हैंडलिंग प्लांट में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कोल को छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े किए जाते हैं कोल के। इस प्रोसेस को बोलते हैं पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन से कोल की जलने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब कोल बहुत एफिशिएंटली बर्न हो पाता है। आफ्टर पल्वराइजेशन कोल इज फेड टू द बॉयलर, मतलब कोल को बॉयलर में फायर किए जाते हैं। अब बॉयलर में क्या होता है, कोल बर्न होता है। तो कोल जब बर्न होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐश। अब जो ऐश है उसको हमको, जो कोल जो जल रहा है उससे हमको सेपरेट करना पड़ेगा ताकि कोल एफिशिएंटली बर्न हो पाए। तो उसे हम लोग ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेज देते हैं। अब ऐश हैंडलिंग प्लांट से होकर वो ऐश स्टोरेज प्लांट में जाता है। तो यहाँ कोल का सेक्शन कंप्लीट होता है। कोल का जितने भी प्रोसेसिंग है वो ये इस सेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब जो बॉयलर है इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि साफ दिखे। तो अब ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर में अब कोल आ गया। अब कोल को तो जलना पड़ेगा, मतलब कोल को बेसिकली बर्न होना होगा ना। तो बर्न होने के लिए एयर की ज़रूरत है। अब जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक तो बर्न नहीं होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? एयर में। तो एयर चाहिए। तो एयर कहाँ से आएगा? एयर एटमॉस्फेयर से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स्ड ड्रॉट फैन वो फ्रॉम एटमॉस्फेयर एयर को पुश करेगा और कहाँ भेजेगा? एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर में एयर जो है गर्म हो जाएगा, एयर गर्म हो जाएगा। अब वो जो गर्म एयर है वो गर्म एयर बॉयलर को भेजा जाएगा। गर्म एयर ही क्यों? गर्म एयर इसलिए ताकि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है बॉयलर की वो मेंटेन रहे, एफिशिएंसी डिटोरिएट ना कर जाए। इसीलिए बॉयलर को हॉट एयर भेजा जाता है। और वो हॉट एयर कहाँ से आता है? एयर प्रीहीटर से आता है। एयर प्रीहीटर क्या करता है? जो एयर फोर्स्ड ड्रॉट फैन एटमॉस्फेयर से खींचा है वो एयर को एयर प्रीहीटर हीट करता है, उसके बाद वो हॉट एयर बॉयलर को भेजता है। क्लियर? तो अब जो हॉट एयर मिला उसको और कोल यहाँ से आया तो वो इजीली बर्न हो जाता है। करेक्ट? अब कोल तो बर्न हो रहा है, अब वो बर्न होके अल्टीमेटली किसे गर्म करने वाला है? अब वो बर्न होके अल्टीमेटली वाटर को गर्म करने वाला है। अब वाटर कहाँ से आएगा? वाटर आएगा रिवर से। अपना रिवर जो है अबंडेंट सोर्स ऑफ वाटर है। अब रिवर से वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर में स्टोर किए जाते हैं। यहाँ पे वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है ताकि वो मिनरल फ्री हो जाए। डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं इसे। अब ये डीमिनरलाइज्ड वाटर फीड वाटर हीटर से होकर इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर में क्या होता है? ये जो वाटर है यहाँ पे गर्म किए जाते हैं। इकोनोमाइजर में ये वाटर गर्म होता है। अब ये गर्म वाटर बॉयलर में भेजा जाता है। वापस से गर्म वाटर ही क्यों? ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। करेक्ट? ताकि बॉयलर की एफिशिएंसी मेंटेन रहे। यहाँ बॉयलर नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अल्टीमेटली पूरा प्लांट की ही एफिशिएंसी इफेक्ट में आती है, इसलिए प्लांट की एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, एफिशिएंसी डिटोरिएट नहीं की होती है। ओके, तो अब वाटर भी आ गया, एयर आ गया, कोल आ गया, तीन चीज आ गए। करेक्ट? अब क्या होगा? अब ये जो वाटर है बॉयलर में प्रेजेंट है, अब कोल हीटअप भी हो रहा है। अब उससे क्या हो रहा है? वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। अब वो जो स्टीम है वो सुपर हीटर में भेजा जा रहा है। वो जो स्टीम है वो सुपर हीटर में भेजा जा रहा है। अब सुपर हीटर में क्या हो रहा है? वो जो स्टीम है वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जो स्टीम बन रही है वो वेट स्टीम है, वेट स्टीम। अब वो वेट स्टीम ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। ड्राई स्टीम करने का बहुत ही
मेजर कारण ये है कि हमें टरबाइन पे भेजना है। अब टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो स्टील या आयरन के बने हुए रहते हैं, और यदि हम लोग वेट स्टीम भेजेंगे तो वो कोरोजन पकड़ लेगा। इसीलिए हमें सुपर हीटेड ड्राई स्टीम भेजना पड़ता है। तो वो जो सुपर हीटर है उसके थ्रू होता है पॉसिबल। तो विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर जो वेट स्टीम है वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होते हैं और वो टरबाइन में फीड किए जाते हैं। अब ये हाई प्रेशराइज्ड स्टीम टरबाइन में जैसे ही गिरता है तो टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने लगता है। अब जब टरबाइन रोटेट हो रहा है तो उसके साथ कपल्ड ऑल्टरनेटर की शाफ्ट भी रोटेट करेंगे। जब ऑल्टरनेटर की शाफ्ट रोटेट करेंगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के जरिए ग्रिड में फीड हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ये जो आपका जो स्टीम था, स्टीम जो है अब उसकी प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएंगे आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द टरबाइन। अब वो जो लो पावर या मतलब जिसका स्ट्रेंथ कम हो गया है, जो स्टीम का स्ट्रेंथ कम हो गया है, वो कहाँ आएगा, वो धीरे धीरे कंडेंसर के पास आएगा। अब वो जो स्टीम है वो धीरे धीरे कंडेंसर के पास आएगा। अब कंडेंसर क्या करेगा, वो स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये कंडेंसर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो जो वाटर है वो वापस कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप के जरिए वापस इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर वापस इकोनोमाइजर से बॉयलर में जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ओके, अब ये जो कंडेंसर है ये तो फिर हीट अप होगा, करेक्ट, क्योंकि ये जो स्टीम है वो तो हॉट था। अब जो कंडेंसर है उसका पानी हीट अप होगा। अब उसमें हमें ठंडे पानी भेजने पड़ते हैं ताकि जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ठंडे पानी कहाँ से भेजा जाएगा, ये कूलिंग टावर के थ्रू भेजा जाएगा, सर्कुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप। ओके, तो कूलिंग टावर पिक्चर में आ जाता है फॉर कूलिंग द कंडेंसर्स वाटर। ठीक है, तो अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन एक अराइज होगा कि अपना जो बॉयलर है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है और एयर प्री हीटर है, ये आपस में क्लोज्ड लूप में क्यों कनेक्टेड है? ये क्लोज्ड लूप में इसलिए कनेक्टेड है ताकि हमारा प्लांट का एफिशिएंसी मेंटेन रहे। ये कैसे काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। जो बॉयलर है, बॉयलर में आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, मींस एग्जॉस्ट गैसेस बेसिकली। तो अब वो जो एग्जॉस्ट गैस है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी एग्जॉस्ट गैस को हम लोग यूज में ला रहे हैं और प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। इसको हम चाहते थे डायरेक्टली विद चिमनी के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेयर में भेज सकते थे, लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं भेजकर इसे सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के थ्रू भेज रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए, इससे हमारा फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आने से हमारा सुपर हीटर एक्टिवेट हो रहा है। सुपर हीटर क्या कर रहा था, जो वेट स्टीम था उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर रहा था। ओके, तो वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा था। फिर जो अपना फ्लू गैसेस है वो किस में जा रहा है, इकोनोमाइजर में जा रहा है। अब ये इकोनोमाइजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनोमाइजर क्या कर रहा था, जो अपना कोल्ड वाटर था जो यहाँ से आ रहा था, कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर, वो वाटर को इकोनोमाइजर हीट अप कर दे रहा था विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। वो हीट अप करने से अपना वाटर हीट हो रहा था, और हीटेड वाटर यदि बॉयलर में भेजेंगे तो क्या होगा, अपना एफिशिएंसी मेंटेन रहेगा। ओके, फिर वही फ्लू गैसेस को हम लोग एयर प्रीहीटर में भेज दे रहे थे। एयर प्रीहीटर में क्या हो रहा था, अपना जो एटमॉस्फेयर से एयर जो हम लोग खींच के इसमें भेज रहे थे, वो एयर को भी एयर प्रीहीटर हीट अप कर दे रहा था ताकि हमारा एफिशिएंसी मेंटेन रहे। उसके बाद जो फ्लू गैसेस जो हैं वो इंड्यूस्ड ड्राउट फैन के माध्यम से खींचकर चिमनी के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेयर में भेज दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग क्लोज्ड लूप के माध्यम से प्लांट का एफिशिएंसी को मेंटेन रख पा रहे हैं और एफिशिएंसी डिटोरिएट नहीं कर रहा है, और हमारा प्लांट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहा है, करेक्ट।
तो अब यही जो साइकिल है, यही जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली एक लूप में चलता रहता है और अपना जो टरबाइन है ये कंटिन्यूअसली घूमते रहता है। अब ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो ऑल्टरनेटर का शाफ्ट भी कंटिन्यूअसली घूमेगा, ऑल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमेगा तो ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा और ग्रिड में फीड करता रहेगा। तो हम लोग ये समझेंगे कि साइट सिलेक्शन कैसे करें। हमें यदि पावर प्लांट को इंस्टॉल करना है कहीं पे तो उसका प्रॉपर साइट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। सप्लाई ऑफ फ्यूल मीन्स हमें फ्यूल की सप्लाई देखनी पड़ेगी, वो प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं अपना फ्यूल, जो कि इस केस में क्या है, कोल। तो कोल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। देन क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि पानी को ही स्टीम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और उसी को टरबाइन और उसी के हेल्प से टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो हमें यदि कुछ मंगवाना पड़े, से फॉर एग्जांपल कोल, यदि कोल नियर बाय नहीं है, दूर है, कहीं दूर है, तो हमें उसे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड हमें उसे कहीं एक जगह से हमें प्लांट के पास लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका आ जाता है रेलवेज एंड रोडवेज। तो दोनों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। लैंड की कॉस्ट कैसी है और लैंड की टाइप कैसी है, लैंड की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हमें हेवी मशीनरी इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वो हेवी मशीनरी को लैंड की कैपेबिलिटी है क्या, वो हेवी मशीनरी इंस्टॉल रहने के लिए, तो वो भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। देन क्या आता है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब जहां हम लोग बिठा रहे हैं पावर प्लांट, वहां से जो पॉपुलेटेड एरिया है वो कितना दूर है। यदि वो पास में रहेगा तो उससे जो पॉपुलेशन है उसे हार्मफुल होगा, उन्हें हार्म पहुंचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो फ्लू गैसेस हैं उससे हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तब इसका एडवांटेजेस क्या है, हमारा जो पावर प्लांट है उसका क्या एडवांटेजेस है। तो अपना जो कोल है वो बहुत चीप है, बहुत ही चीप है, मतलब जो फ्यूल है अपना बहुत चीप है, इजीली अवेलेबल है। ओके, लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन। कॉस्ट बहुत कम है यदि दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ कोल। मतलब ये जो प्लांट है ये कहीं भी इंस्टॉल हो जाएगा, बस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि हम कोल वहां से ट्रांसपोर्ट कर सके, कहीं से ट्रांसपोर्ट कर सके, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसकी जो स्पेस है, मतलब जो प्लांट जो है वो बहुत लेस स्पेस कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस देन दैट ऑफ डीजल पावर प्लांट। जो जनरेशन कॉस्ट है वो डीजल पावर प्लांट के कंपेयर में बहुत कम है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस। अब इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, बहुत पॉल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को, क्योंकि जो फ्लू गैसेस निकलते हैं, स्मोक्स निकलते हैं, वो बहुत हार्मफुल रहते हैं। इसके जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है, यदि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से कंपेयर करें इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही हाई है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। चलिए, कीप इन टच। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।